एक भारतीय जो लेह या करगिल में रहता है वह जैसलमेर में आके जमीन खरीद सकता है, यहाँ पे कोई नौकरी निकले तो वह नौकरी पा सकता है। लेकिन दूसरा भारतीय जो जैसलमेर में रहता है वह लेह या करगिल में जाके जमीन ना खरीद सके, वहां पे कोई नौकरी निकले तो वह नौकरी ना पा सके। ऐसी ही कुछ मांगों को लेकर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आंदोलन हो रहा है। पहले वह शांतिपूर्ण आंदोलन था, अब वह हिंसक आंदोलन में तब्दील हो चुका है। जब हम जैसलमेर और लद्दाख को कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ी समानता दिखाई देती है, दोनों ही भारत संघ के अभिन्न हिस्से हैं, दोनों ही मरुस्थलीय इलाके हैं। अंतर इतना है, लद्दाख ठंडा मरुस्थल है तो जैसलमेर गर्म मरुस्थल है। दोनों ही सेंसिटिव बॉर्डर इलाकों के अंदर स्थित हैं। दोनों के सामने ही चुनौतियां हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। दोनों ही जगह पे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो दोनों ही जगह की इकोलॉजी के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है। लद्दाख के अंदर कहा जा रहा है कि वहां पे एक विशेष प्रकार की झाड़ी होती है सी बकथोर्न, जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन कंटेंट होता है, एंटी एजिंग एजेंट के रूप में वो काम करती है। तो हम लोग जब जैसलमेर में पाते हैं तो वहां पे फोग है, कीप है, केजड़ी है, कूचा है। तो ये जो वनस्पतियां होती हैं ये इकोलॉजी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सी बकथोर्न है। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण यहां पे आ जाती है वो है स्थानीयता को बढ़ावा दिया जाए। तो जब दोनों ही हिस्सों की एक जैसी पारिस्थितिकी है, एक जैसी भौगोलिक स्थिति है, एक जैसी वहां पे राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो फिर अलग अलग वहां पे संरक्षणवादी नीतियां कैसे हो सकती है? क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाएगा तो जैसलमेर में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके सामने चुनौती नहीं आ जाएगी? चुनौती का सीधा संबंध है कि वो वहां पे जाके अपने भारतीयता के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि लद्दाख के अंदर वहां पे उनका संरक्षण किया जाएगा, वहां पे उनका शासन प्रशासन खुद के द्वारा संचालित कर दिया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 पे हटा दिया गया। जम्मू और कश्मीर के लिए जो विशेष प्रावधान किए हुए थे वहां की स्थानीयता के संरक्षण के लिए कि वहां के लोगों को ही वहां पे स्थानीय रोजगारों में संरक्षण दिया जाएगा, बाहरी लोग वहां पे आके जमीनें नहीं खरीद सकते। अब बाहरी कौन? मुंबई का रहने वाला, बेंगलुरु का, जयपुर का रहने वाला वहां पे बाहरी समझा जाता था। और वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं थी कि एक देश के अंदर ही 2 संविधान लागू हो रहे थे। जम्मू कश्मीर का खुद का अपना संविधान था, वहां पे नियम कायदे लागू करवाने से पहले विशेष परमिशन लेने की जरूरत हुआ करती थी। हम लोग सीधा संसद में कानून बनाकर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करवा सकते थे। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी उस समय जम्मू और कश्मीर का ही हिस्सा था। और प्रोटेक्शन देने का कारण यह रहा कि वहां के राजा महाराजा हरि सिंह ने लास्ट में आके, यानी देश की आजादी के बाद में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग तो आजाद रहना चाहते थे, भारत में मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण हमारे को भारत के अंदर मिलना पड़ा, तो हम लोग विशेष राज्य का दर्जा रखते हैं। तो उस जमाने के अंदर तो 565 रियासतें थी। तो क्या जिन रियासतों ने अपनी इच्छा से भारत में विलय का फैसला लिया, जिन्होंने अपनी इच्छा से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया ताकि एक अखंड राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, एक देश में एक संविधान हो, एक विधान हो, अदरवाइज वो भी रियासतें ऑटोनोमस रह सकती थी, उनके भी नियम कायदे अलग अलग रहते थे। वहां पे भी लोगों की निष्ठा अपनी रियासत के झंडे के प्रति थी, अपने राजा के प्रति थी। क्या उन रियासतों ने कभी ऐसी मांग करी कि हम लोग देश के अंदर मिले तो हमें भी विशेष दर्जा दिया जाए? लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ में हमेशा ऐसी ही समस्या रही। इवन हैदराबाद रियासत जहां के निजाम हुआ करते थे उस्मान अली, उन्होंने तो आजादी के बाद में भारत में विलय करने से मना कर दिया था। भारत ने बाद में फोर्सेज भेजी, ऑपरेशन पोलो चलाया और जबरदस्ती उसका विलय करवाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया। लेकिन जब हैदराबाद एक बार भारत में शामिल हो गया उसके बाद में तो वहां पे कभी ऐसी मांग उठी नहीं कि हमें भी विशेष दर्जा दिया जाए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद में जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर तब्दील कर दिया गया। एक बनाई गई जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी जहां पे विधानसभा बना दी गई, और दूसरी बनाई गई लद्दाख यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर लेह और करगिल जिलों को शामिल किया गया। जब इस प्रकार से ये 2 यूनियन टेरिटरी बनी तो लेह के लोगों को खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो पुराने जमाने से मांग की जा रही थी और हमारी जो आइडेंटिटी थी उसको जम्मू कश्मीर के साथ में मिला दिया गया था, उसको अब संरक्षण मिला है, उसको अब अपना
स्वयं का अस्तित्व मिला है तो वो लोग खुश हुए। और लेह को जब हम लोग डेमोग्राफिक रूप से देखते हैं तो वहां पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन करगिल के जो लोग थे उनके अंदर नाराजगी आई, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारे को या तो जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ में ही रखा जाए। मांग थी वो आगे बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक आ गई कि इन्होंने कहा कि अब हमारे जो स्थानीय रोजगार हैं उन रोजगारों के अंदर भी वरीयता हमारे को ही दी जाए, हमारा ही 100% संरक्षण किया जाए। यानी वापिस यहाँ पे जो नेता थे, इनके जो लीडर्स हैं, उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो स्थिति आर्टिकल 370 के दौरान थी वह स्थिति वापिस यहाँ पे स्थापित की जाए। जो संरक्षण इन्हें आर्टिकल 35A दिया करता था वह संरक्षण वापिस ही नहीं मिले, यानी स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले और यहाँ पे बाहरी लोग आकर जमीनों को नहीं खरीद सके। और लद्दाख के लिए ये जो विशेष संरक्षण की मांग करने वाला आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के नेता हैं सोनम वांगचुक, जिन्हें हम लोग 3 इडियट मूवी के टाइम से ही जानते हैं। तो इन्होंने आइस स्तूप बनाए जिससे वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा वहां पे जब आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, हमारी बॉर्डर की रक्षा करती है, तो उनके लिए हीटिंग टेंट बनाए। जब इन्होंने इतना बेहतर काम किया, इकोलॉजी के लिए इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, तो भारत के प्रमुख पर्यावरणीय कार्यकर्ता के रूप में इनका नाम शामिल कर लिया गया और देश के लिए ये हीरो बन गए। तो जब तक कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव काम करता है, रचनात्मक गतिविधियां करता है, तब तक वो हीरो रहता है। लेकिन एक समय बाद में उस हीरो के अंदर अहम का भाव पैदा हो जाता है। एक बॉलीवुड ने मूवी बनाई राजकुमार राव को हीरो लेके, न्यूटन। राजकुमार राव उसमें न्यूटन बनते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। एक बार उनका एक सीनियर है उनको सलाह देता है कि न्यूटन, तुम्हारे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम्हारी ईमानदारी पे घमंड हो गया। तुम्हें लगता है कि धरती पे तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ईमानदार ही नहीं है। ईमानदार होना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ईमानदार होना तुम्हारी ड्यूटी है, ये बेसिक आधार है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो कोई भी व्यक्ति जब कहता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं देश के लिए इतना कर रहा हूं, मैंने देश के लोगों को अवेयर किया है, तो वह आपकी बेसिक ड्यूटी है। और उस ड्यूटी को जब आप निभा रहे होते हैं तो उस ड्यूटी के अंदर ही आपको अधिकार दे दिए जाते हैं। और आपने जब ड्यूटी निभाई तो आपको देश ने हीरो माना और विशेष प्रकार के अधिकार आपको दिए गए। अब देश के हीरो रहे सोनम वांगचुक ने एक आंदोलन छेड़ दिया और वो कहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसे संविधान की 6वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया जाए। 6वीं अनुसूची का प्रावधान के अंदर देश के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों को शामिल किया गया है। और उसके अंदर यह प्रावधान कर दिया कि वहां पे जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनका प्रशासन यानी उनके कानून बनाने का अधिकार, उन कानूनों को लागू करवाने का अधिकार और वहां का स्थानीय जो न्यायिक प्रशासन है वहां की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दे दिया गया है। यानी वो खुद ही अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और उनके द्वारा जिला स्तर पर ही कमेटियां बना दी जाएगी और उन काउंसिल के द्वारा वहां पर संसद और विधानसभा की तरह काम किया जाएगा, सरकारों की तरह काम किया जाएगा। और उन काउंसिल के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है वो मुख्यमंत्री की तरह काम करता है और बाकायदा उसे राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी होता है। तो वैसे ही काउंसिल की मांग अब यहाँ पे लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक के द्वारा की जा रही है और उनके साथ में कुछ लोग हो गए, उनके द्वारा की जा रही है। मांग अपने आप में करना और जो संविधान के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रावधान किया गया है तो उसके अनुसार मांग करना कोई गलत नहीं है। गलत तब हो जाती है जब मांग को आप हठ धर्मिता के स्तर पे लेके चले जाते हो। सोनम वांगचुक ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके अंदर एक कवि का हवाला उन्होंने दिया कि जब भी चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है तो लद्दाख के लोग जान देकर भी लद्दाख की रक्षा करते हैं। अगली बार जब चीन आक्रमण करेगा तो हम लोग कह देंगे कि भैया तुम तो आगे की तरफ जाओ, हमारा तो संरक्षण भारत की सरकार करती ही नहीं है, तो हम लोग इसकी रक्षा क्यों करें। उसके बाद में इन्होंने रहीम जी का एक दोहा पढ़ा और उस दोहे के बाद में इन्होंने बात कह दी जो कि बहुत गहरी बात है कि अगली बार जब किसी युद्ध के समय लद्दाख के लोगों के अंदर जोश कम दिखे तो ये समझ लेना लद्दाख के लोगों के साथ में धोखा हुआ था। तो आप यहाँ पे लोकेशन ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दिए हो सोनम वांगचुक। और जब कोई व्यक्ति लोकेशन ब्लैकमेलिंग करता है तो उस पर NSA भी लगाया जाना चाहिए
और उस व्यक्ति का स्थान देश के हीरो की जगह जोधपुर जेल ही हो सकती है। आंदोलन जब चल रहा था उसके बाद में आंदोलन हिंसक हो जाता है और उस हिंसा के अंदर 4 लोगों की मौत हो जाती है, गोलीबारी हुई, 4 लोग मारे गए। उसके बाद में सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट आता है। उन्होंने शुरुआत में सही बातें कही कि मैं इस प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता, मेरा आंदोलन शांतिपूर्ण था, आंदोलन शांतिपूर्ण रहना चाहिए था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक बात कह दी, जेनजी फ्रेंजी आंदोलन, यानी यहाँ पे जो स्थितियां बांग्लादेश में, जो नेपाल के अंदर बनी, वैसी स्थितियों का समर्थन करते हुए सोनम वांगचुक दिखाई दिए। उसके बाद में इनका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि बांग्लादेश, नेपाल के, श्रीलंका में जो स्थितियां बनी है वैसी स्थितियां हम लोग भारत में नहीं चाहते हैं। वो उन्होंने वैसी स्थितियां, लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी चीनी जगहों का उदाहरण दिया जाता है, ये उन स्थितियों को नहीं चाह रहे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लोगों का जो अंतर्मन है उसके अंदर वैसी स्थितियां बैठाना भी चाह रहे हैं और अपने शब्दों के जाल से ऐसा खेल करना चाह रहे हैं कि मैं वैसी स्थितियां नहीं चाहता हूं। बाद के अंदर ना केवल सोनम वांगचुक बल्कि अन्य नेता थे, उन्होंने भी ये उग्र आंदोलन था इसका समर्थन किया कि लोगों की शांति थी, उसका जवार फूटा और जब सरकार ने नहीं सुना उसके बाद में वो हिंसक हो गए। तो हिंसा उसका एक रूप लेके आई। तो हिंसा का समर्थन कैसे किया जा सकता है? जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कानून तोड़ा जाएगा तो उस व्यक्ति को जेल में ही डाला जाएगा। आप जब राष्ट्रीयता को स्थानीय मुद्दों के नीचे रखने लग जाते हो, और स्थानीयता कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभावी नहीं हो सकती। लद्दाख की लोकेशन ऐसी है कि उसे विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत है। वहां पे जब सेना काम कर रही होती है और इनके द्वारा कह दिया जाता है, बखले ही वो कवि का हवाला देते हुए कहा जा रहा हो कि हम लोग उनको रास्ता दे देंगे, तो आपको इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है कि जब कभी भी किसी भी आतंकी के द्वारा, आक्रांता के द्वारा अटैक किया जाता है तो सबसे बड़ा जो खतरा होता है शुरुआत के अंदर जिनको निशाना बनाया जाता है वो बॉर्डर वाले लोग ही होते हैं। जब हम लोग लद्दाख को जैसलमेर के साथ में कंपेयर कर रहे थे तो जैसलमेर के लोगों ने तो कभी नहीं कहा, बीकानेर, बाड़मेर के लोगों ने तो कभी नहीं कहा, पंजाब के लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि हम लोग पाकिस्तान से भारत की रक्षा करते हैं तो हम लोग तो विशेष प्रकार के देशभक्त हो गए। अगली बार भारत सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग उनको कह देंगे तुम चले जाओ। वो तो हर समय तलवार हथियार लेके खड़े होते हैं कि बंदूकों के साथ में हम भी हमारे सैनिकों के साथ में खड़े होंगे, अपनी जान भी देंगे और दुश्मन की जान भी लेंगे। अब प्रदर्शित ऐसा किया जा रहा है कि करगिल युद्ध के दौरान जो जानकारियां थी वहां के चरवाहों ने बता दी, तो उनकी देश के रक्षा में बड़ा योगदान होता है। तो देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पे उसकी सेवा के लिए तत्पर रहना, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हम कोई देश पे एहसान नहीं कर रहे कि हम वो बॉर्डर इलाके पे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं और हम लोग ये जता रहे हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा ये जता दिया जाता है कि मैंने देश के लिए ये किया, देश की मैंने रक्षा की, देश के लिए मैंने जानकारियां जुटाई, देश के लिए मैंने इतना काम किया, उसी समय आपकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वो आपकी ड्यूटी है। एवज के अंदर आपको देश के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। तो क्या जो बॉर्डर इलाकों में लोग रहते हैं वही विशेष प्रकार के लोग होते हैं? कोई व्यक्ति जो मुंबई में रह रहा है, बेंगलुरु में रह रहा है, तो वो विशेष काम भी तो कर रहा है, पैसा कमा रहा है और वो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को दे रहा है। फिर सरकार आपके लिए वो सुविधाएं प्रदान करती है जिन सुविधाओं से आप वंचित रह जाते। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? क्या आपने वो पैसा दिया? नहीं, आपकी लोकेशन ऐसी है जहां पे इस प्रकार से मनी का जनरेशन नहीं हो सकता, और अगर किया जाता है तो विरोध शुरू हो जाता है। तो वो लोग जो पैसा कमा के यहाँ पे दे रहे हैं, टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो वो भी तो राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं। जब हम लोग 6 शेड्यूल की बात करते हैं जिसकी मांग लद्दाख के द्वारा की जा रही है, उसका विरोध तो संविधान सभा के अंदर ही हुआ था। 27 फरवरी सन 1947 को गोपीनाथ बारदोलोई कमेटी बनाई गई और उसको ये टास्क दिया गया कि आप जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, असम के बहिष्कृत और पार्सली एक्सक्लूडेड इलाके हैं, उन इलाकों की स्टडी करो और ये पता लगाओ कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर अंग्रेजों ने वहाँ के आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए थे उनको जारी रखा जाए या उनको अब नया संविधान बनाने के साथ ही खत्म कर दिया जाए। तो उस समिति ने यह सिफारिश करी थी कि असम के इन इलाकों के अंदर इस प्रकार के विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। उसके बाद में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए ताकि वहां के जो जनजातीय लोग हैं वो अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें और अपने जो जनजातीय कानून है उनके द्वारा अपने आप को शासित कर सके। संविधान सभा के अंदर जब डिस्कशन हुआ इस पर, तो रोहिणी कुमार चौधरी, लक्ष्मी नारायण साहू,
ब्रिजेश्वर प्रसाद, सिब्बन लाल सक्सेना, इन सभी लोगों ने विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संरक्षणवादी नीति अगर हम लोग अपनाएंगे तो देश के अंदर एक और पाकिस्तान बना देंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान को बना दिया गया था धर्म आधारित कारणों से, तो अब हम लोग आदिमिस्तान थोड़ी बना देंगे। तो इन लोगों को 6 शेड्यूल के साथ संरक्षण देने की बजाय स्थानीय स्वशासन का प्रावधान कर दिया जाना चाहिए। और ये तो हमारे संविधान का आर्टिकल 40 भी कहता है, वो भी स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के स्थापना की बात करता है। तो जब देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, नगरपालिकीय व्यवस्थाएं हैं, तो अगर देश के अंदर एक रूपता ही लेके आनी है, अगर हमारे को स्थानीयता का संरक्षण ही करना है, तो पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से भी तो संरक्षण हो सकता है। संविधान सभा की बैठक में बाकायदा यह भी कहा गया था कि चलो 6 शेड्यूल को ऐड कर दो, लेकिन इसकी कुछ समय सीमा तो रखो, 10 साल 15 साल। तो अगर इस प्रकार से हर राज्य के द्वारा इस प्रकार की मांगे उठाई जाएगी, तो हर जगह की संस्कृति विशेष प्रकार की है, तो वो लोग भी मांगे उठाना स्टार्ट कर देंगे। फिर देश के अंदर हम लोग एक रूपता कब लेके आएंगे, कब हम लोग एक राष्ट्र की बात करेंगे? हम लोग यहां पे स्थानीयता को राष्ट्रीयता पे प्रमुखता दे रहे हैं। और जब लद्दाख मुद्दे में सोनम वांगचुक के क्षेत्रवादीय मुद्दे को हम लोग सही ही बताते हैं, तो फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा जब यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों के साथ में जो शोषण किया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है मुंबई के अंदर, वो क्या है? फिर जब बेंगलुरु में कोई व्यक्ति कन्नड़ नहीं बोल पाता तो उसकी पिटाई कर दी जाती है, वो क्या है? फिर तमिलनाडु के अंदर आप हिंदी बोलते हो तो आपको बुरी नजर से देखा जाता है, तो फिर तो वो सभी बातें सही हो जाएगी। सोनम वांगचुक के बारे में बात यह भी कही जाती है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद इनको जेल के अंदर डाल दिया गया। वैसे तो विद्वान तो रावण भी था, लेकिन उसने एक गलती करी। तो जब भी कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव काम करेगा तो उस व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, जब भी कोई व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव काम करेगा तो उस व्यक्ति को दंड मिलेगा, भले ही वो कोई भी हो। तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर किसी भी विभेदकारी व्यक्तित्व को, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को कभी भी प्रमोट नहीं किया जा सकता। आप कंस्ट्रक्टिव काम करो, आपको जो भगवान ने गिफ्ट दिया है, गॉड गिफ्टेड आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो पर्यावरण को लेके समझ है, उसके अंदर आप काम कीजिए। सरकारों के द्वारा समर्थन भी किया जाएगा, आम जन भी आपको हीरो मानेगा। अदरवाइज तो हर राज्य के द्वारा जब ऐसी मांगे उठाने शुरू हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग देश की बात कब करेंगे? चक दे इंडिया नाम से एक मूवी आती है, शाहरुख खान उसमें कोच का रोल निभाते हैं। उसके अंदर अलग अलग खिलाड़ियों से जब इंट्रोडक्शन मांगा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा नाम फला है, मैं फला राज्य से आती हूँ। उसके बाद में वो सबको डांट लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे केवल एक ही नाम सुनाई देता है, दैट इज इंडिया।